Hello everyone. Today in this video, we are going to continue our previous topic, the cone from analytic geometry. And आज हम डिस्कस करेंगे cone represented by general equation of second degree. अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. ठीक है, कौन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में. आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन होगा, आपने प्रूफ करना है या आपने चेक करना होगा क्या वो सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता कैसे है 3D में. इन 3D f of x y z is equal to a x square plus b y square plus c z square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. This is general equation of second degree in x, y, z. ठीक है, अब क्वेश्चंस में भी हमें एक ऐसा ही इक्वेशन दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा क्या ये इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, so how we will prove that the given equation represents a cone or not. देखिए हमने कैसे डील करना है क्वेश्चन से. Show that the following equation represents a cone and also find the coordinates of the vertex of this cone. हमें प्रूव करना है ये जो इक्वेशन दिया गया है ये कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम इस मेथड को एक क्वेश्चन की हेल्प से ही समझेंगे. देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये क्या दिया हुआ हमें, जो इक्वेशन है वो कैसा है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है. तो जब भी आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया जाए और पूछा जाए क्या ये कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, तो आपने ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनकी हेल्प से आप बता पाओगे कि यस ये कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मेक इक्वेशन नंबर 1 homogeneous by using new variable t in it. ओके, तो हमने क्या करना है, जो भी हमें गिवन इक्वेशन होगा वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा तो आपने क्या करना है, वो गिवन इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज करना है. जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, जितनी भी टर्म्स होती है ना इक्वेशन में सबकी डिग्री सेम होती है. तो जो गिवन इक्वेशन आप देख रहे हो वहां पे सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है. 2x स्क्वायर 2 डिग्री है, y स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 डिग्री है, 7z स्क्वायर तो ये टर्म का भी डिग्री 2 है, माइनस ऑफ 10yz यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इनकी डिग्री भी कितनी होगी 2. zx 2 वेरिएबल है, z की पावर 1 है, x की पावर 1 है, 1 + 1 2 तो 2 डिग्री कंप्लीट हो रही है. लेकिन यहाँ पे है 2x, ये जो टर्म है इसका डिग्री 1 है, 2y का डिग्री भी 1 है, 26z इस टर्म का डिग्री भी 1 है, तो सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है. इट मीन्स ये होमोजेनियस नहीं है. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हमने होमोजेनियस बनाना है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल t. तो जो न्यू इक्वेशन आएगा हमारे पास वो कैसा होगा, एक्स वाई जेड का तो ये पहले ही फंक्शन था. होमोजेनियस बनाने के लिए हमने एक न्यू वेरिएबल यूज किया यहाँ पे t. अब t वेरिएबल को यूज कैसे करना है, देखो फर्स्ट टर्म तो ठीक है 2 डिग्री का है, सेकेंड टर्म भी 2 डिग्री का ही है, थर्ड टर्म जो है वो भी 2 डिग्री का है, फोर्थ टर्म 10yz ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट टर्म है 10zx, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे 2x था, अब यहाँ पे तो 1 डिग्री है तो हमें 2 डिग्री कंप्लीट करनी है तो हमें t⁻1 रखना पड़ेगा. यहाँ पे एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल t है, दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 कंबाइन करके डिग्री 2 कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म था 2y, तो इसके साथ भी हमें t रखना पड़ेगा अगर हमें 2 डिग्री कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट टर्म है 26z, इसके साथ भी हमें यहाँ पे t लिखना पड़ेगा अगर हमें डिग्री कंप्लीट करनी है. ठीक है, लास्ट टर्म है 17, ये तो कांस्टेंट टर्म है, अब इसकी डिग्री तो 0 है
हमें 2 डिग्री कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा t²। तो ऐसे t को इंट्रोड्यूस करना है इक्वेशन नंबर 1 में कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाए, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है। नो, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने फाइंड की है, इससे हमने ये डेरिवेटिव्स निकालने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड एंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के बाद हमें सेकेंड स्टेप में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यानी गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स। एक्सप्रेशन ये है। अब अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स का डेरिवेटिव होगा, वही टर्म्स ना जिनमें एक्स है, बाकी की सभी टर्म्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी की सभी टर्म्स एज अ कांस्टेंट यूज होंगी। इसमें एक्स है, ये टर्म में एक्स है, तो ये 3 टर्म्स हैं जिनका हमें डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x, इसका कितना होगा -10z और इसका कितना होगा +2t। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस ऑफ 10z +2t। ठीक है, ये आ रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। सो कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है। ओके, अब y कौन कौन सी टर्म्स में आ रहा है, एक तो ये है 2y², एक ये हमारा 10yz, एक है 2yt। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे 4y आएगा, यहाँ पे -10z आएगा और यहाँ पे +2t आएगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4y -10z +2t। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे इसका कितना आएगा आंसर, 14z, ये टर्म में जेड आ रहा है, और एक ये टर्म है जिसमें जेड आ रहा है, एक ये टर्म है जिसमें जेड आ रहा है, और एक ये टर्म है जिसमें जेड आ रहा है। तो 4 ऐसी टर्म्स हैं जो जेड कंटेन कर रही हैं। तो यहाँ पे आएगा 14z माइनस ऑफ 10y। ठीक है, तो 2 टर्म्स तो पहले हमने देख ही लिया, इनका डेरिवेटिव करने पे कितना आएगा 14z माइनस ऑफ 10x, 14z माइनस ऑफ 10x। नेक्स्ट यहाँ से आएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं ना, ये टर्म का कर रहे ये यहाँ का करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस ऑफ 10x एंड 26t, माइनस ऑफ 10x, 10x तो हमने लिख लिया, एक माइनस ऑफ 10z आ रहा था और एक क्या आ रहा है हमारे पास +26t, है ना, 10z यहाँ से आ रहा था, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो ना, एक तो इसका करोगे तो 14z आएगा और यहाँ से करोगे -10y आएगा और यहाँ से -10x आएगा, माइनस ऑफ 10y एंड 10x। जेड कर रहे हैं ना तो यहाँ पे जेड तो हो ही नहीं सकता। आई होप ये आपको क्लियर होगा डेरिवेटिव। द कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी फाइंड करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे, टी कौन कौन सी टर्म्स में प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x, एक यहाँ पे आ रहा है टी तो 2y होगा इसका डेरिवेटिव, टी यहाँ पे आ रहा है तो 26z और यहाँ पे कितना आएगा 34t, 26z एंड ये आ रहा है -34t। तो हमने ये नेक्स्ट स्टेप में ये 4 डेरिवेटिव्स निकालनी थी। ठीक है, अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 है स्टेप 3 में हमें क्या करना है, पुट कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल y अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0, कर्ल f अपॉन कर्ल z इज इक्वल टू 0, कर्ल f अपॉन कर्ल t इज इक्वल टू 0,
and put t is equal to 1 in these 4 equations. ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाले हैं इनको 0 से इक्वेट करना है और इन सभी इक्वेशंस में हमने t की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था ये 4x माइनस 10z प्लस 2t, इसको हमने 0 से इक्वेट करना है लेकिन t की वैल्यू 1 पुट करके। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 4x माइनस 10z प्लस 2, 4x माइनस 10z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, 4y माइनस 10z प्लस 2, 4y माइनस 10z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने t को 1 पुट करना है एंड ये डेरिवेटिव को कर्ल f अपॉन कर्ल z को 0 से इक्वेट करना है। तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ, 14z माइनस 10x minus of 10y plus 26 is equal to 0। एंड लास्ट इक्वेशन जो है कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी, इसमें टी को 1 पुट करोगे एंड 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2y प्लस 26z, 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस ऑफ 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये चारों इक्वेशंस में से कोई भी 3 इक्वेशंस हमने उठानी है और उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। कोई भी 3 इक्वेशंस का यूज कर सकते हो आप और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम ये इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से पहले तो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 2x माइनस ऑफ 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन रहा है हमारे पास। अच्छा, ये सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो 2y माइनस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये आ रहा है। नेक्स्ट टर्म से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5y प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5y प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट इक्वेशन जो है यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई plus 13z minus of 17 is equal to 0। ठीक है, suppose this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3 and this is equation number 4। तो कोई भी 3 इक्वेशंस का यूज करना है एंड हमने x y z की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी है। तो अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने कोई कि यही 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इक्वेशंस आप सबको सॉल्व करनी आती होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड फाइंड कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर z हम एलिमिनेट कर दें, यहाँ से z एलिमिनेट हो सकता है इजीली अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे अगर 2x माइनस 2y, 5z से 5z कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया। अब सेकेंड एंड थर्ड को अगर सॉल्व करते हैं और यहाँ से भी z एलिमिनेट कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व करके यहाँ से z एलिमिनेट कर देते हैं। बट सेकेंड इक्वेशन में जो z का कोफिशिएंट है वो कितना है, -5z। थर्ड इक्वेशन में जो z का कोफिशिएंट है वो कितना है, 7z। ठीक है, z एलिमिनेट तभी होगा अगर दोनों इक्वेशंस में z का कोफिशिएंट सेम होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से एंड इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ठीक है, एंड देन ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 35 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 35 आएगा, ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 7 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, तो जब इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वेशन, 14y 35z प्लस 7, इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 25x
माइनस ऑफ 25y प्लस ऑफ 35z प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है -35, ओके, यहाँ पे z का कोफिशिएंट था नेगेटिव, यहाँ पे था पॉजिटिव, तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तभी कैंसिल आउट होंगे। 35z से 35z यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास माइनस ऑफ 25x। अब यहाँ पे है 14y माइनस ऑफ 25y, तो 14 माइनस 25 कितना होगा 11। 35z से 35z कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +65। ठीक है, 7 + 65 इज 72, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमने ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आया है -25x माइनस ऑफ 11y प्लस 72 is equal to 0. So this is equation number 5 and this is equation number 6. Now from equation number 5 यहाँ से हमारे पास आ रहा है x is equal to y, तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, x की वैल्यू हम y पुट कर दें, तो यहाँ पे कितना आएगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 36 माइनस ऑफ 36y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 72, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 72 अपॉन 36 इज 2। सो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, हमें पता है x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी। अब हमें z फाइंड करना है, तो हम ये वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we have इक्वेशन नंबर 1 इज 2x माइनस 5z, 2x, x की वैल्यू 2 है, माइनस ऑफ 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस ऑफ 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस ऑफ 5z इज इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमने क्या करना था, हमारे पास 4 इक्वेशंस आई थी, इनको सोल्व करके हमने x y z की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, किसी भी 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके। लेकिन हमें ये जो सॉल्यूशन चाहिए, ये तो हमने फर्स्ट 3 इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व किया, हमारे पास सिस्टम कितने इक्वेशंस का था 4 इक्वेशंस का था, तो यही जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, वो ये चारों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कब होगा, अगर ये जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली है वो इक्वेशन नंबर 4 को भी सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, लास्ट में ये वैल्यूज निकालने के बाद आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके देखोगे क्या ये इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रही है। So put x is equal to 2, y is equal to 2, z is equal to 1 in equation number 4। तो हमारे पास क्या आएगा, x को 2 पुट कर रहे हैं, y को 2 पुट कर रहे हैं, z को 1, तो 2 + 2 + 13 - 17, 2 + 2 + 13 - of 17। ठीक है, तो ये 2 + 2 is 4, 4 + 13 is 17, minus of 17 is equal to 0। तो हमारा आंसर आ गया 0 is equal to 0। दिस implies x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1 satisfies equation number 4 also। तो यानी ये जो x y z की वैल्यूज आई हैं, ये चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहीं से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो एक कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि ये 3 इक्वेशन और ये नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गया रिकॉर्डिंग, तो ये मैंने अलग से लिख दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू ये आ रही थी, x2 आ रहा था, y2 आ रहा था, z1 आ रहा था, और हमने देखा ये जो वैल्यूज है ये चारों ही इक्वेशंस जो हमने फाइंड की थी उनका कॉमन सोल्यूशन है ना। कॉमन इक्वेशंस हमने ये निकाली थी ना, कर्ल f अपॉन कर्ल y,
कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी, इनको 0 से इक्वेट करके ये वैल्यूज निकाली थी। चारों इक्वेशंस का ये जो आंसर आ रहे हैं ये चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहीं से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारा गिवन इक्वेशन जो है वो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती हैं यही हमारा कौन का वर्टेक्स बन जाता है। ठीक है, अब डिस्प्रूव कैसे होगा कि गिवन इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है? तो ऐसा तब होगा जब आप ये इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, या तो आप यहाँ से ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी, या तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही नहीं निकाल पा रहे होगे, या फिर कोई भी 3 इक्वेशंस का यूज करके अगर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली है वो फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही होगी। तो अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है हमारे पास, तब हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन डजंट रिप्रेजेंट्स अ कौन। तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अब आपको गिवन होगा और पूछा जाए कि वो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने होमोजीनियस बनाया था बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल टी। उसके बाद हमने कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड एंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी ये एक्सप्रेशंस फाइंड किए थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन सभी एक्सप्रेशंस को 0 से इक्वेट कर दिया था और यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर दी थी। वहां से हमारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी और ये चारों इक्वेशंस को आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, यानी एक ऐसा एक्स वाई जेड फाइंड करना है जो चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर ऐसा हो जाता है, आप ऐसा एक्स वाई जेड फाइंड कर लेते हो, तो गिवन इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ऐसा फाइंड नहीं कर पाते हो, इट मीन्स गिवन इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और अगर एक्स वाई जेड की आपने वैल्यूज निकाल ली है तो वही हमारे कौन का वर्टेक्स बन जाता है। आई होप अब आपको ये मेथड क्लियर हो चुका होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर दिया हो तो आप चेक कर सकते हो वहां से कि वो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।